कैसे 2 मीटर का डीएनए एक माइक्रोमीटर के साइज के न्यूक्लियस में पैक हो जाता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो फ्लो होती है वो एक ऑर्डर में फ्लो होती है। नॉनसेंस कोडॉन वो कोडॉन जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे। सोच के देखो कौन होगा। यू हैव 3 सेकंड। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हायर एजुकेशन में इसी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि आप अगर नीट के एग्जाम में भी देखें इससे अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं और इस बार भी 6 से 7 क्वेश्चन आने की संभावना है। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट डीएनए, और मैं मेंशन कर देता हूं न्यूक्लिक एसिड। हालांकि आपने न्यूक्लिक एसिड को बायोमोलिक्यूल्स में भी पहले पढ़ा होगा, बट मैं यहां पे भी थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम डीएनए की बात करेंगे, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करेंगे, फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के मॉडल की बात करेंगे, फिर हम यहां पे कुछ साइलेंट फीचर देखेंगे, देन हम सेंट्रल डोग्मा की बात करेंगे, फिर हम पैकेजिंग की बात करेंगे। सो देयर इज लॉट मोर टॉपिक। काफी बड़ा चैप्टर है। आप बहुत ही सहूलियत से, बहुत ही आराम से बैठ जाइए एक जगह, अपने ईयरफोन ऑन कर लीजिए और सुनिए इस पॉडकास्ट सीरीज को। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होल्ड करने वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं वो नन अदर न्यूक्लिक एसिड ही है, और कोई नहीं, न्यूक्लिक एसिड ही है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी में स्टोर करता है बायोमोलिक्यूल दैट इज न्यूक्लिक एसिड। हाँ, आप न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, राइट। अभी मैं समझाऊंगा न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक को हम डीएनए बोलेंगे, एक को आरएनए बोलेंगे। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड मेनली आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हो बायोलॉजिकल सिस्टम में। वन इज डीएनए, अदर वन इज आरएनए। समझते हैं छोटे छोटे डिफरेंस को। जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे, ध्यान से सुनना इस लाइन को, जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे मतलब जिनके पास सेल होगी, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कोई भी सेल है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस बात को याद रखना। कोई भी सेल आप सेल कह रहे हो क्योंकि उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल वायरस के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए वो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में भी नहीं आता, राइट। जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे आप बैक्टीरिया की बात करो, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो आप उसको सेल्यूलर बोल सकते हो। तो समझिए इस बात को कि जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबके पास जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज ओनली डीएनए। यस, मैं स्टार बना के ये चीज बोल रहा हूं कि ओनली डीएनए। जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल डीएनए होगा। तो आरएनए क्या जेनेटिक मटेरियल की तरह हो सकता है? यस, इन सम केसेस। जब आप प्लांट वायरस की बात करते हो या फिर आप वायरस की बात करते हो, मोस्टली प्लांट वायरस, तो वहां पे आपको जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी देखने को मिल जाएगा। और कई सारी थ्योरी ऐसा क्लेम भी करती हैं, ऐसा दावा भी करती हैं कि पहले जो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में निकल के आया था वो आरएनए था, फिर आरएनए के बाद फिर वो डीएनए का और इवोल्यूशन हुआ। कह सकते हैं कि पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह था, फिर उसके बाद डीएनए और इवॉल्व हुआ। ओके, आप चाहे डीएनए की बात करें चाहे आप आरएनए की बात करें, दोनों को ही हम बोलते हैं चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, इस बात का क्या मतलब है? आप ऐसे समझिए, अगर कोई चेन है तो किसकी चेन है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे सबसे पहले हमको न्यूक्लियोटाइड को समझना है। हालांकि आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, स्टिल मैं यहां पे छोटी छोटी चीजों को मेंशन करता हूं। न्यूक्लियोटाइड से क्या मतलब निकल के आता है? देखिए, कोई भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसके 3 मेजर कंपोनेंट होंगे। 3 कंपोनेंट होंगे न्यूक्लियोटाइड के, चाहे आप डीएनए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो चाहे आरएनए के रेस्पेक्ट में, 3 कंपोनेंट तीनों में होंगे। और वो कंपोनेंट है एनएसपी। कुछ बच्चे याद करने के लिहाज से इसको बोलते हैं नैन सुख प्राप्ति, एनएसपी। हालांकि यहां पे एनएसपी का मीनिंग है नाइट्रोजनस बेस, एस मतलब शुगर और पी मतलब फॉस्फेट। यहां पे 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजनस बेस, फिर शुगर और फिर फॉस्फेट। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेंगे प्यूरिन और पायरिमिडीन। 2 मेजर कैटेगरी मिलेंगी, प्यूरिन की कैटेगरी और पायरिमिडीन की कैटेगरी। प्यूरिन की कैटेगरी में आपको क्या देखने को मिलेगा? 9 मेंबर रिंग है, ध्यान से देखिए, 9 मेंबर रिंग है, और पायरिमिडीन में 6 मेंबर रिंग है। आप इस रिंग में ये याद रखिएगा कि कहां पे कार्बन है और कहां पे नाइट्रोजन है। इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका अभी मैं आपको याद करा देता हूं। ध्यान से सुनिए इस बात को कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं, इनमें से 5 को छोड़ के कौन कौन से ऑड नंबर हैं? तो आपका जवाब आएगा 1, 3, 7, 9। 5 को छोड़ के जितने भी ऑड नंबर क्या है 1, 3, 7, 9। तो हाँ दोस्तों, 1, 3, 7, 9 की पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन मिलेगा, बाकी सारी पोजीशन पे आपको कार्बन मिलेगा।
मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आप अगर पायरिमिडीन में देखें तो पायरिमिडीन में तो देखो 6 मेंबर रिंग है, तो 1 और 3, 7 है ही नहीं इसमें, तो 1 और 3 पे ही नाइट्रोजन मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो 1 3 7 9 पे 9 मेंबर रिंग में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, बाकी रेस्ट पोजीशन पे आपको क्या, कार्बन देखने को मिलेगा। अब प्यूरिन की बात करें तो यहां पे 2 मेंबर है प्यूरिन में, एक है एडेनिन और दूसरा है ग्वाइनिन। जब आप पायरिमिडीन की बात करते हो तो पायरिमिडीन में 3 मेंबर मिलेंगे, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। कट की तरीके से याद कर सकते हो, CUT, राइट, कट। ओके, सो यहां पे आपको 3 मेंबर देखने को मिलेंगे। प्यूरिन की अगर आप बात करें तो 6 अमीनो प्यूरिन भी बोलते हैं, क्योंकि 9 मेंबर रिंग में, जो 9 मेंबर रिंग आपने बनाई उसके 6 पोजीशन पे आपको अमीनो ग्रुप देखने को मिल जाएगा, सो कॉल्ड 6 अमीनो प्यूरिन। ग्वाइनिन की अगर आप बात करें तो 6 पोजीशन पे आपको ऑक्सी मिलेगा, 2 पे अमीनो मिलेगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसको पढ़ने का तरीका भी बदल जाएगा कि आप क्या बोलोगे, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, राइट। यूरेसिल की बात कर लेते हैं, इसके आगे जो पायरिमिडीन है उनके स्ट्रक्चर को कैसे याद करोगे। हालांकि इसको आप जब क्लासेस में पढ़ रहे होगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, स्टिल मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं कि यूरेसिल को याद करने का तरीका है सबसे बढ़िया, UR420, आप 420 हो, आप मतलब ये यूरेसिल की बात हो रही है। यूरेसिल के जब स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वो 6 मेंबर जो रिंग होगी, इस 6 मेंबर रिंग में 420 वर्ड को थोड़ा ध्यान दो कि 4 पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे, जो सेकंड पोजीशन है और जो 4th पोजीशन है, इन पे ऑक्सीजन होगा। 420, 4 और 2 पोजीशन पे आपको ऑक्सीजन, 20 में लास्ट O आ रहा है तो O 0 आ रहा है, उसको O से रिप्रेजेंट कर लो, तो 420 6 मेंबर रिंग है, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि 4th पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन मिल रहा है। 6 मेंबर रिंग है, इजीली आपको याद हो जाएगा। ओके, इसी यूरेसिल से आप थाइमिन बना सकते हो, इसी यूरेसिल से आप साइटोसिन बना सकते हो। जैसे थाइमिन की अगर मैं बात करूं, थाइमिन इज जस्ट लाइक यूरेसिल, ओनली मेथाइल ग्रुप ट्रांसफर एट 5th पोजीशन। जिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा उनको इजीली चीजें क्लियर हो रही होंगी। साइटोसिन में बात करें तो साइटोसिन में आप क्या देखते हो, 4th पोजीशन पे एमिनेशन हो जाता है, अमीनो ग्रुप लग जाएगा, तो ये साइटोसिन की बात हो गई। तो यहां पे हमने सारे के सारे जो नाइट्रोजनस बेस है उनको डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। शुगर की अगर हम बात करें तो यहां पे राइबोज शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर। और ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, दैट इज पेंटोज। हाँ, ये जो रिंग बनाता है वो हेट्रोसाइक्लिक होती है, क्योंकि पूरी साइकिल में सारे कार्बन नहीं है, आपको एक पोजीशन पे ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इस राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर में आप देखोगे C1 C2 C3 C4 C5 5 कार्बन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसको हम N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। हम N इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि C1 कार्बन जब नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड बनाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो उसका नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा, सो कॉल्ड N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो हम इसको N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और 5th पोजीशन पे यहां पे क्या मिलेगा, CH2OH। अच्छा, डीएनए और आरएनए में आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि एक को हम राइबोज शुगर, एक को डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, तो यहां पे डीऑक्सी कंडीशन हो रही होगी। डीऑक्सी कंडीशन होने का क्या मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे जो OH लगा है उसका एक हट जाएगा। इसीलिए जब आप इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करोगे राइबोज शुगर में और डीऑक्सी राइबोज शुगर में, तो आप बोलोगे C5H10 और O5, किसके लिए, राइबोज के लिए। C5H10O4 किसके लिए, O4 किसके लिए, डीऑक्सी राइबोज शुगर के लिए। पेंटोज है मगर पेंटोज स्ट्रक्चर में एक O कम हो गया है, दैट इज डीऑक्सी कंडीशन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो ये राइबोज की बात हो गई, डीऑक्सी राइबोज की बात हो गई। अब फाइनली आते हैं फॉस्फेट की तरफ। फॉस्फेट आपका एक पी स्ट्रक्चर होगा जिसमें आपके 4 ऑक्सीजन लगे होंगे। इसके भी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में हम देख सकते हैं कि जब इसमें एक हाइड्रोजन हट रहा है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, कितना चार्ज होगा, उसको आप क्लासरूम में बहुत इजीली समझ पाएंगे। अभी बस इतना याद रखिए, एक फॉस्फेट स्ट्रक्चर अवेलेबल यहां पे रहता है। अब इन सारे ही स्ट्रक्चर को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके सामने बन के आ जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, राइट। न्यूक्लियोटाइड को स्ट्रक्चर को बनाते समय आप क्या देख रहे हो, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रही है और फिर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनती है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनती है अगर फॉस्फेट फॉस्फेट है, एंड सो ऑन। और इस तरीके से एक आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन के सामने आता है। जब इस तरीके के न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ कंबाइन होंगे तो जो फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट के ऊपर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट के नीचे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। इसीलिए इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड।
अगर एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है तो फॉस्फोईस्टर, दो फॉस्फोईस्टर हैं सेम पोजीशन पे, आप बोलोगे फॉस्फोडाइस्टर। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं तो वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रही है। और इसी तरीके से जुड़ते हुए आप क्या देखोगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम समझते हैं कि यहां पे आपने समझा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम समझते हैं मॉडल, राइट। एक वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था मॉडल, है ना। रोजालिंड फ्रैंकलिन के डाटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा से उन्होंने एनालाइज किया चीजों को और फिर प्रपोज किया डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल, राइट। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल प्रेजेंट किया इन द ईयर 1953, बच्चा बच्चा जानता है, राइट। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉडल प्रपोज किया, आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं, राइट। सेम हम आज भी पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट किया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था चारगाफ। चारगाफ ने बताया, उन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे, हमेशा याद रखना चारगाफ का रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लागू होगा, कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे लागू नहीं होगा। वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डीएनए आरएनए हाइब्रिड पे लागू हो जाएगा, मगर वो कभी भी सिंगल स्टैंड पे लागू नहीं होगा। क्लियर है बात। यहां पे चारगाफ ने बोला कि जो प्यूरिन का रेशियो है, प्यूरिन मतलब AG अपॉन C+T का जो रेशियो है वो 1 के बराबर आएगा, राइट। ये बात हमेशा याद रखेंगे। और इसी के एक्चुअली में चारगाफ रूल को और बेहतर समझने के लिए आपको इसके बेस्ड क्वेश्चन लगाने होंगे। आप कोशिश करिएगा घर पे जाके क्वेश्चन लगाने की, क्योंकि कुछ टॉपिक में कंटेंट बहुत छोटा है मगर उसके एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सटेंडेड वर्जन बहुत ज्यादा है। सेम विद चारगाफ रूल। चारगाफ रूल के जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और बेटर क्लियरिटी मिलेगी। अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए की। जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहां पे आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होंगे इस तरीके से। देखो एक हाथ इधर है, ये वाला पार्ट इधर है, तो ये इस तरीके से कंडीशन होगी। ये देखो, हाँ ऐसे ज्यादा बेटर है कि ये 5 प्राइम है, ये इधर 5 प्राइम है। अगर मैं ऐसे करके इसको शो करूं तो ये पैरेलल कंडीशन है, बट ये कंडीशन आपको एंटी पैरेलल दिख रही है, राइट। इसमें एक ओरिएंटेशन मिलेगा कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ओरिएंटेशन आ रही है। बात समझ में। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एंटी पैरेलल कंडीशन है। अच्छा, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, यस। उस हेलिकल स्ट्रक्चर में राइट हैंडेड कंडीशन मिलेगी। राइट हैंडेड कंडीशन को कैसे समझ सकते हो कि अपना राइट हैंड लो और आपका थंब जिस डायरेक्शन में इजीली मूव कर रहा है, दैट इज राइट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड का मतलब आप लेफ्ट हैंड लो, जिस डायरेक्शन में आपका थंब इजीली घूम रहा है, दैट इज लेफ्ट हैंडेड। तो ये आपकी राइट हैंडेड, ये आपकी लेफ्ट हैंडेड, राइट। सो डीएनए की बात करें तो डीएनए एक राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में जब आप हेलिकल टर्न की बात करते हो तो पर हेलिकल टर्न आपको 10 बेस पेयर देखने को मिलेंगे, और 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट इज 0.34 नैनोमीटर, राइट। ये 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है। और अगर आपको हाइट निकालनी है तो आपको नंबर ऑफ बेस पेयर पता है, उसको मल्टीप्लाई करो दो 0.34 से, तो आप हाइट निकाल सकते हो। सो दिस इज अबाउट साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा की अगर बात करें तो ये फ्रांसिस क्रिक ने प्रेजेंट किया था, है ना। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया था, कौन कौन, वाटसन एंड क्रिक। तो क्रिक जो थे, क्रिक ने ये प्रपोज किया था सेंट्रल डोग्मा के कंसेप्ट को, और उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो फ्लो होती है, वो एक ऑर्डर में फ्लो होती है। सबसे पहले डीएनए है, डीएनए प्रोड्यूस करता है आरएनए को, आरएनए प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को, और प्रोटीन अपने रोल शो करती है। हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज गवर्न बाय डीएनए। डीएनए आरएनए को बनाया, आरएनए प्रोटीन, और प्रोटीन फंक्शन कर रही है। और यहां पे उन्होंने कुछ शब्द भी इंट्रोड्यूस किए, कुछ टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की, जिनको मैं भी बताऊंगा। अच्छा, डीएनए से डीएनए भी बनता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। उसको हम रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट। ट्रांसलेशन वो हिंदी इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन नहीं, आरएनए से प्रोटीन बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आरएनए से प्रोटीन जो बन रही है उसको आप ट्रांसलेशन बोल रहे हो। इज इट क्लियर? ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कि जब आरएनए से डीएनए बने, ऐसा केस आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको कुछ वायरसेस के केस में देखने को मिलेगा। वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है जो आरएनए से डीएनए बनवाने में मदद करता है, क्योंकि वहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और कई सारे फिनोमिना वहां पे इंट्रोड्यूस रहते हैं। बट आप ये भी याद रखिए कि डीएनए से आरएनए तो बनता ही है, बट आरएनए से भी डीएनए बनना पॉसिबल है, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बोल ही सकते हो उल्टा हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस इज अबाउट सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, कि डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, आपने ये बात पहले भी पढ़ी होगी कि डीएनए को अगर हम अनरैप कर दे तो वो करीब करीब 2 मीटर का हो जाएगा। तो वो 2 मीटर का डीएनए कैसे रैप होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसी की बात करेंगे। यहां पे आप स्पेसिफिक प्रोटीन की बात करोगे, कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की बात करोगे, और समझोगे कैसे डीएनए पैक होता है इन द न्यूक्लियस।
तो अब हम समझते हैं कैसे कैसे 2 मीटर का डीएनए एक माइक्रोमीटर के साइज के न्यूक्लियस में पैक हो जाता है। समझिए, बहुत ही मजेदार कहानी है। हाँ, ये बात तो सच है कि जब डीएनए को आप ओपन अप करोगे तो अराउंड 2 मीटर आपको वैल्यू मिलेगी। और न्यूक्लियस के साइज की बात करो तो न्यूक्लियस आपको यूकैरियोटिक सेल में 5 माइक्रोन टू अराउंड 20 माइक्रोन मिलेगा, है ना, क्योंकि वो माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साइज से तो बड़ा ही होता है न्यूक्लियस का अगर साइज देखें। और माइट्रोकॉन्ड्रिया 2 माइक्रोन का होता है, अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो अराउंड 8 माइक्रोन का होता है। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो वेरी करता है अराउंड 5 टू 20 माइक्रोन। तो कहने की बात इतनी सी है कि देखो माइक्रोन लेवल का, जो आपको नेकेड आई से स्ट्रक्चर नहीं दिखते, माइक्रोन लेवल के न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर का डीएनए कैसे रैप होता है, समझते हैं इस बात को। तो एक चीज समझिए, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज इंपार्ट करता है फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है जब आप उसको देखते हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते समय, राइट, उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है बात? ओके, तो डीएनए के पास ओवरऑल क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन रिच होती है आर्जिनिन और लाइसिन से। आर्जिनिन और लाइसिन वो अमीनो एसिड है जो पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, राइट, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड, हालांकि बेसिक अमीनो एसिड है बट उनके पास क्या है, उनके पास पॉजिटिव चार्ज कंडीशन है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो अब वो इजीली इसके ऊपर रैप होने लग जाएंगे। और इसी तरीके से शुरुआत होती है डीएनए के पैकेजिंग की। हिस्टोन प्रोटीन जो कि एक ऑक्टामर की तरह भी कहलाता है, आप हिस्टोन में देखें तो यहां पे स्ट्रक्चर तो होता है वो अराउंड 5 स्टोन से मिलकर बनता है। एक को हम बोलते हैं H1 स्टोन जो कि लिंकर की तरह काम करता है, फिर होता है H2A, H2B, फिर H3 और H4। जो H2A है, H2B है, H3 है और H4 है, इनकी दो दो यूनिट मिलकर एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर को बनाती है, राइट। उस ऑक्टामर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। और यहां पे एक और एक्स्ट्रा जो H1 है वो लिंकर की तरह काम करती है, वो अलग से जुड़ी हुई होती है। तो आप क्या देखोगे, यहां पे डीएनए जब अराउंड इस हिस्टोन ऑक्टामर की तरफ चारों तरफ पैक होता है तो ये कंपाइल करता है एक स्ट्रक्चर को दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, और उस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में अराउंड 200 बेस पेयर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत होती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। ऑन सबसे पहले हिस्टोन, हिस्टोन पे पैकेजिंग होती है, फिर हिस्टोन पे पैकेजिंग के बाद इसके सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं, राइट, और फिर उसमें और सुपर कॉइलिंग की स्ट्रक्चर होती है। फिर ये हिस्टोन जो कि एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, फिर नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर पे इनका अरेंजमेंट स्टार्ट होता है, एंड फाइनली जो स्ट्रक्चर बन के आता है दैट इज क्रोमोसोम। आया समझ में? क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बनता है ओपन थ्रेड जैसा, और फिर फाइनली जो मोस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है दैट इज क्रोमोसोम। ओके, सो इस तरीके से आप देखते हो क्या हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है डीएनए की। नेक्स्ट अब आगे हम समझते हैं, नेक्स्ट आगे देखिए कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए ऑर्डर में कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। यस, कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को आप कैसे प्रूव करोगे, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट सामने आए। सबसे पहला इन द ईयर 1928 ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे उन्होंने देखा, उन्होंने यहां पे क्या देखा कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन ली, एक को एस स्ट्रेन बोला, एक को आर स्ट्रेन बोला। एस स्ट्रेन एक तरीके से लीथल वाली स्ट्रेन थी, एस स्ट्रेन क्या थी, एक तरीके से लीथल वाली थी, और आर स्ट्रेन जो थी, आर स्ट्रेन एक तरीके नॉन लीथल थी। और जब इन स्ट्रेन को हमने माउस के अंदर डाला, माइस के अंदर डाला, तो जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन ने माउस को किल कर दिया, जबकि आर स्ट्रेन ने माउस को किल नहीं किया। और जब हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया और आर स्ट्रेन को लाइव रहने दिया और मिला के इसको माइस को दिया, तो तब के उस केस में भी माइस किल हो गया था। तो यहां से ग्रिफिथ ने एक आउटकम निकाला कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था एस स्ट्रेन में, मरने के बाद भी उसके पास कुछ ऐसा केमिकल कंपोनेंट था जो उसने ट्रांसफर किसको कर दिया, आर स्ट्रेन को, और जिस वजह से आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गई होगी, एस स्ट्रेन में, और फिर उस वजह से वो माइस जो है किल हुआ होगा। तो यहां पे उन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट की बात की, कुछ ऐसे कंपोनेंट जिन्होंने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कराने में मदद किया। फिर इसके बाद एक अगला एक्सपेरिमेंट 1933 से 1934 तक हुआ, मैकवेरिक वाला, राइट, और उसमें उन्होंने प्रूव किया यस दिस इज डीएनए नॉट आरएनए और प्रोटीन दैट इज जेनेटिक मटेरियल। पता है ये बात आपको जरूर पता होगी, या नहीं भी पता तो समझिए इस चीज को कि काफी लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, बहुत लंबे समय तक। क्यों माना गया ऐसा? क्योंकि प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, प्रोटीन में जो बेसिक यूनिट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। ऐसे समझिए इस चीज को कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है दैट इज अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड कितने टाइप के, 20।
डीएनए, डीएनए की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? प्यूरिन, पायरिमिडीन, न्यूक्लियोटाइड ही है। 4 टाइप के मेनली वो कितने टाइप के? सिर्फ 4 टाइप के। तो काफी समय तक ये माना गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, बट इस बात को प्रूव किया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। इसमें उन्होंने क्या किया, एवेरी के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यहां पे कुछ एंजाइम आइसोलेट किए, प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, आरएनएज जो आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे, और डीएनएज जो डीएनए को आइसोलेट करेंगे। उन्होंने उसी जो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट, उसी को कंपोनेंट को उठाया और उसमें उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जब डीएनएज दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्योंकि उसने डीएनए को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। दूसरी तरफ जब उन्होंने आरएनएज या प्रोटीएज दिए तो ट्रांसफॉर्मेशन एक बार को हो रहा है, क्योंकि डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को भी काफी पॉजिटिव वाइब भी मिली और नेगेटिव भी मिली, क्योंकि भाई ये एकदम क्लियर कट नहीं बता पा रहा था। लास्ट आता है मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट, जो 1952 में परफॉर्म हुआ, जिसने एब्सोल्यूट मैनर में ये कंफर्म कर दिया कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यहां पे उन्होंने बैक्टीरियोफाज को यूज किया और एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को यूज किया। बैक्टीरियोफाज नाम में बैक्टीरिया है, मगर ये बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं एक तरीके से, बैक्टीरिया ईटिंग, राइट। समझिए बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, उनके अंदर अपनी बॉडी और बनवाते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। हालांकि वायरस का तरीका ये है कि उसका रेप्लिकेशन किसी दूसरी सेल के अंदर जाके ही होता है। हालांकि ये डिस्कशन अगले टॉपिक का है, किसी और चैप्टर का है, हम वहां पे करेंगे। आप यहां पे समझिए जो बैक्टीरियोफाज हैं वो क्या करते हैं भाई, वायरस को इन्फेक्ट करते हैं और उनके अंदर से नए बैक्टीरियोफाज फिर से निकल के आ जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस में जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है। ओके, तो यहां पे समझिए जो बैक्टीरियोफाज है उसका जो आउटर कवरिंग है दैट इज कोट, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में, मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि फास्फोरस से, जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया डीएनए में, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में आप देखते हो फॉस्फेट आता ही है खूब सारा। और सल्फर इनकॉर्पोरेट किसमें कर दिया, उसके कोट प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन में आप क्या देखते हो, न्यूक्लिक एसिड में सल्फर कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड भी होते हैं। प्रोटीन के कोट किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, और प्रोटीन में आपको पता है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, राइट। सिस्टीन को आपने पढ़ा होगा, मैथ्योनिन को पढ़ा होगा। तो सल्फर किसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसकी कोट प्रोटीन में। ऐसे बैक्टीरियोफाज बनाए, एक में उन्होंने क्या किया कि कोट प्रोटीन को कोड कर दिया, और एक में उन्होंने क्या किया, एक में दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, दूसरी कंडीशन में उन्होंने डीएनए को कोड इनकॉर्पोरेट कर दिया रेडियोएक्टिव फास्फोरस के साथ। अब जब उन्होंने बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट कराया, तो इन्फेक्शन के पास ऐसे समझिए कि जहां पे जो कोट प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव है, तो उस कंडीशन में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या देखा गया कि जो सुपरनेटेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट है, वो रेडियो एक्टिव था। इसका मतलब जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई। दूसरी तरफ जहां पे डीएनए रेडियो एक्टिव था, डीएनए क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर गया, उससे नए नए बैक्टीरियोफाज बने होंगे, तो यहां पे क्या देखा गया कि बाहर वाले एनवायरनमेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव थी नहीं, डीएनए रेडियो एक्टिव था। जो रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व जो हो रही थी वो बैक्टीरिया के अंदर ऑब्जर्व हो रही थी। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसने कंफर्म किया कि भाई एक्चुअली डीएनए है जो नेक्स्ट आगे मूव कर रहा है। सो ये तीनों एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि यस, डीएनए वाज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल था। डीएनए ज्यादा स्टेबल था, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या आरएनए ज्यादा था। तो यहां पे बात निकल के आती है डीएनए वर्सेस आरएनए में, कि देखो डीएनए नो डाउट जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, क्योंकि जब आरएनए के स्ट्रक्चर को देखते हो तो वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 2 प्राइम पे OH ग्रुप होता है, और वो OH ग्रुप उसको अटैकिंग ग्रुप की तरह काम करता है, और जब पीएच चेंज हो रहा होता है तो वो डीएनए को, इस आरएनए को ही क्या कर देता है, क्लीव कर देता है, ब्रेक करा देता है। तो ये एक अनस्टेबिलिटी की बात आ जाती है। अगर आप चांसेस देखें कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए, तो आप बोलोगे डीएनए ज्यादा स्टेबल है। एक ये कारण है। दूसरा एक और कारण समझते हैं कि जो चांसेस ऑफ म्यूटेशन है वो आप क्या देखोगे, आरएनए में ज्यादा पॉसिबल है, डीएनए में कंपैरेटिवली कम है। हां, इसीलिए वायरस जो थे, वायरस में जल्दी जल्दी म्यूटेशन होता है। आप देखते भी होंगे कि वायरस कितनी जल्दी म्यूटेट कर लेते हैं, क्योंकि उनमें जेनेटिक मटेरियल कहीं कहीं क्या मिलेगा आपको, आरएनए मिलेगा। आरएनए मिल रहा है, इजीली म्यूटेट कर पा रहे हैं। आपने कोविड को देखा था, आरएनए वहां पे था, राइट, इसीलिए वो जल्दी जल्दी म्यूटेट कर पा रहा है। ओके, सो दिस वाज आरएनए वर्सेस डीएनए। इसके बाद आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस भी आई, जिसमें बोला गया कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल था दोस्तों, वो और कोई नहीं, आरएनए ही था। क्यों था, इस बात को और कंफर्म करने के लिए ऐसा बोला गया। इस बात में एक ठोस मुद्दा ये सामने निकल के आया कि भाई आरएनए के पास देखो
प्रोटीन इसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की पावर तो है ही, वो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, मगर इसके साथ ही वो कैटालिटिक रोल भी प्ले कर सकता है। एक अकेला मॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर पाएगा और एंजाइम की तरह भी काम कर पाएगा। यस, जब आप राइबोसोमल आरएनए की बात करते हो उसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे ये बात सामने निकल के आई कि आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, उसमें कई सारे चेंजेस की मदद से, कई सारे मॉडिफिकेशन की मदद से बाद में और स्टेबल एक न्यूक्लिक एसिड निकल के आया सामने, दैट वाज डीएनए। एंड फर्दर जो जेनेटिक मटेरियल के तरह काम करता है वो क्या है? डीएनए। ओके, आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए जेनेटिक भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक भी हो सकता है। जब वो नॉन जेनेटिक होगा तो आप वहां पे मेंशन करोगे 3 टाइप के आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। राइट, आपको सोच के देखो कि सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए होगा। सबसे ज्यादा जो 80% नॉन जेनेटिक जो आरएनए है उसमें सबसे ज्यादा कौन आता है? राइबोसोमल आरएनए। फिर 15% अराउंड आता है टीआरएनए और अराउंड 3 to 5% आपका कौन आता है? एमआरएनए। ठीक है, ये मैंने मेंशन किया। और जो एमआरएनए वो कोडिंग नेचर का होता है, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आरएनए। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, दैट इज रेप्लिकेशन। तो शुरुआत करते हैं रेप्लिकेशन की। ओके, तो जब आप बात करते हो रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन की अगर हम देखें बात, तो यहां पे देखोगे कि जो एक स्टैंड डीएनए का है और उसके सामने एक और डीएनए स्टैंड है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, इसी जैसी एक और आइडेंटिकल कॉपी बना देना। समझ रहे हो? आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट कर देना, राइट? एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट कर देना रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहलाती है। और हर सेल की साइकिल में एक ही बार ये प्रोसेस परफॉर्म होती है। हर सेल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ये प्रोसेस परफॉर्म होती है कि एग्जैक्ट डीएनए की एक और कॉपी बना देना, क्योंकि अब वो सेल डिवाइड करेगी तो दोनों सेल में बराबर बराबर डीएनए चला जाए। राइट, यहां पे बात आती है कि ये जो रेप्लिकेशन होता है किस तरीके से होता है, या कंजर्वेटिव होता है या सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंशन किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है ना भाई, वो सेमी कंजर्वेटिव है। उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मेंशन किया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेट कर रहा है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब समझिए क्या होता है कि मान लीजिए ये आपके पास पेरेंटल स्टैंड है, ये 2 स्टैंड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट? ओके, अब इसके सामने एक और, यहां पे एक और डीएनए स्टैंड बन जाए और इसके सामने एक और डीएनए स्टैंड बन जाए, तो देखो एक ये पेरेंट कॉपी, एक ये न्यूली सिंथेसाइज कॉपी, ऊपर ये एक पेरेंट कॉपी, ये एक न्यूक्ली सिंथेसाइज कॉपी। तो आप क्या देख रहे हो? हर स्टैंड में एक पेरेंटल कॉपी, एक न्यूली सिंथेसाइज है, तो दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का अगर मतलब देखें तो क्या निकलता है कि मान लो ये एक डीएनए स्टैंड है, यहां पे एक कॉपी बनी, यहां पे एक कॉपी बनी, ये दोनों कॉपी अलग हो गई, अलग डीएनए स्टैंड बना रही है, और जो पेरेंट कॉपी थी वो फिर से एक साथ आ जाए, तो ये कंडीशन होती है आपकी क्या? ये कंडीशन आपकी कंजर्वेटिव हो जाती। तो एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया गया, यहां पे क्या किया उन्होंने? हैवी आइसोटोप लिए, नाइट्रोजन के N15 लिया, N14 लिया। उन्होंने पेरेंट कॉपी को N15 से क्या किया? रेडियो लेवल एक तरीके से इनकॉर्पोरेट कर दिया, N15 इनकॉर्पोरेट किया, राइट? और जब उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के देखा तो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेंट्रीफ्यूगेशन बैंड दिख रही थी, राइट? जब उन्होंने रेप्लिकेशन करवा दिया तो ऑब्वियस सी बात है 4 स्टैंड बन गए। अब 4 स्टैंड में एक स्टैंड कैसा है? N15, एक स्टैंड कैसा है? N14, N15, N14। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो बैंड आए वो एक साथ मिक्स आए, N15 का, N14 का। इसके बाद एक और 1 मोर टाइम रेप्लिकेशन कराया तो उन्होंने क्या देखा कि N14 N15 का एक कंबाइन कॉम्बिनेशन था और एक N14 N14 का कॉम्बिनेशन था। तो ये बात प्रूव कर रहा है कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में रहता है। अगर वो एक बार रेप्लिकेशन के बाद अगर वो N15 दोबारा एक साथ आते तो आप कहते कंजर्वेटिव है कि पेरेंटल स्टैंड एक साथ है, मगर ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन का जो तरीका है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव मोड है। आगे समझते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस को। आप ये बात मेंशन करके चलिएगा जब भी आप रेप्लिकेशन की बात कर रहे हो, तो आप वो प्रोकैरियोट में कर रहे हो या यूकैरियोट में कर रहे हो, राइट? आपको मेंशन करने के चलना पड़ेगा कि आप प्रोकैरियोट यूकैरियोट किसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहां पे जो डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज इन प्रोकैरियोट एंड इन ई कोलाई। ई कोलाई के केस में हम रेप्लिकेशन की बात करेंगे, ठीक है? तो देखो रेप्लिकेशन इन ई कोलाई, यहां पे जो डीएनए होता है ई कोलाई का वो सर्कुलर डीएनए होता है, और रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो जाता, वो एक पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई। ओके, ओराई वाली साइट पे आप क्या देखोगे? एक पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज कॉल्ड हेलिकेज बाय रिक्रूट
ओराई की साइट पे एक एंजाइम हेलिकेज आके रिक्रूट होगा, उससे पहले कई सारी और प्रोटीन आके जुड़ जाएंगे। रिक्रूट होना का मतलब होता है वहां पे आके जुड़ना, राइट। उससे पहले और कई सारी प्रोटीन होंगे, फाइनली वो आके जुड़ेगा और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मेल्ट कर देगा, दो स्टैंड को अलग अलग कर देगा। अब अलग अलग रखने के लिए यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आगे चिपक जाएंगी कि दोबारा से ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड एक साथ पेयर ना बना ले। तो यहाँ पे ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद आप क्या देखोगे, एक इधर साइड में रेप्लिकेशन चलेगा, एक इधर साइड में रेप्लिकेशन चलेगा, दोनों साइड में रेप्लिकेशन चल रहा होगा। यहां पे एक एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो क्या करेगा, दोनों अलग अलग स्टैंड पे, या मान लीजिए ये रेप्लिकेशन बबल बना, इसको हम रेप्लिकेशन बबल बोल रहे हैं, इधर साइड में रेप्लिकेशन बबल जो बना है इसमें हेलिकेज आगे की तरफ हेलिक्स को ओपन करता चला जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है उसको ओपन करके रखेंगी, और जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के नए स्टैंड को बनाने लगेगा। एक साइड में आप क्या देखोगे, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड बन रहा होगा, दूसरे साइड में डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहा होगा। डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड को ही हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, और वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाद में लाइगेज की मदद से जुड़ जाते हैं। आ रहा है समझ में? इस तरीके से रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। याद रखिएगा, रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के रेस्पेक्ट में। पेरेंट डीएनए को देखोगे वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा, जबकि नया जो स्टैंड बन रहा है वो 5 प्राइम इधर है और 3 प्राइम की तरफ बनना शुरू हो रहा है। इज इट क्लियर? जब हेलिकेज डीएनए को ओपन करता आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो वहां पे क्या होता है, सुपर कॉइलिंग ऐड हो जाती है, सुपर कॉइलिंग होती है। उस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम टोपोआइसोमरेज आता है, वो सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। वो क्या करता है, एक स्ट्रैंड को कट करके दोबारा से घुमा के जोड़ देता है। तो सुपर कॉइलिंग भी इस तरीके से रिमूव होती जाती है, और दोनों स्ट्रैंड पे दोनों साइड में, इस रेप्लिकेशन बबल के दोनों साइड में क्या होता है, रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट के केस में एक ही ओराई रहता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें वहां पे कई सारे ओराई होते हैं जो हमको नहीं पढ़ने, बस आप ध्यान रखिए इस चीज को, राइट। यहाँ पे एक ही ओराई होगा और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा दोनों साइड में, और फिर फाइनली जाके वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ रेप्लिकेशन कंप्लीट। प्रोकैरियोट में इस तरीके से परफॉर्म होता है, जबकि यूकैरियोट में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है, दैट इज कॉल्ड एस फेज ऑफ सेल साइकिल, जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा एस फेज में और एंड अप हो जाएगा और दो स्ट्रैंड कॉपी बन जाएंगी। सो दिस इज अबाउट रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। यहां पे हमने देखा रेप्लिकेशन को, जिसको हम डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, डीएनए से डीएनए कॉपी कैसे बन रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो स्टार्ट करेंगे अब ट्रांसक्रिप्शन को। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए स्ट्रक्चर है, डीएनए जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, उस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करना, मतलब उस डीएनए से आरएनए बनाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आपने डीएनए से डीएनए के बनने को देखा, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। बट डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? ओके, एक बात और समझिए कि जब आप रेप्लिकेशन कर रहे थे तो पूरे के पूरे डीएनए को डुप्लीकेट कर रहे थे, डबल कर रहे थे। बट ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे डीएनए से पूरा पूरा आरएनए बनाओगे, नहीं। यहां पे आप एक सेगमेंट को चूज करोगे एंड दैट सेगमेंट कंसीडर एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट का ही आप क्या बनाओगे, आरएनए बनाओगे, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप सिस्ट्रॉन भी बोलते हो। क्लियर है? तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आप क्या देख रहे हो कि एक सेगमेंट है डीएनए का जिसका आपको आरएनए बनाना है, राइट। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कॉपी करनी है, और यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड भी चलता है। आप क्या देखोगे यहां पे कि डीएनए है वो अनरैप होगा, राइट, और फिर जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है, अच्छा एक साथ क्या दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा होता है? नहीं, एक समय में एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बन रहा होता है। क्लियर है? एक स्टैंड से ही आरएनए बन रहा होता है। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी हम इस पे बात करते हैं। समझिए इस चीज को कि जो डीएनए का एक सेगमेंट है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहे हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कुछ स्पेसिफिक पार्ट है। पार्ट क्या क्या है? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और लास्टली एंड पार्ट, टर्मिनेशन पार्ट, राइट। तीन पार्ट है इसके, एक प्रमोटर पार्ट है, एक स्ट्रक्चरल जीन है और एक टर्मिनेशन पार्ट है। ओके, प्रमोटर वाले रीजन पे आप क्या देखोगे, यहां पे एक एंजाइम आके बाइंड करेगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। थोड़ा सा यहां पे एक चीज पे और गौर करिए थोड़ा सा, कि जो डीएनए से डीएनए के बनाने की प्रोसेस थी जिसको आप रेप्लिकेशन बोल रहे थे, वहां पे जो इन्वॉल्व एंजाइम था वो कौन सा एंजाइम था? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनाना है, यहां पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? आरएनए पॉलीमरेज। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखिए इस चीज को दिमाग में, राइट। दिमाग में एकदम क्लियर रखना है कि डीएनए से डीएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज कहां पे आके बाइंड करेगा? प्रमोटर साइट पे। प्रमोटर साइट पे भी वो -35 एक पोजीशन होती है, यहां पे आके बाइंड करता है। इसी के साथ इस पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में एक और फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। अलोंग विद सिग्मा फैक्टर अदर फैक्टर भी होते हैं, और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होलो एंजाइम।
वो सारे के सारे स्ट्रक्चर बाइंड करते हैं कहां पे, प्रमोटर पे। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है -10 साइट पे, -10 का मतलब समझो क्या होता है कि वो साइट जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, दैट इज +1 साइट, +1, जहां से वो न्यूक्लियोटाइड जिससे आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड बनेंगे उसको +1 बोलते हैं। उससे पहले वाला अपस्ट्रीम रीजन होता है, उसको हम माइनस में काउंट करते हैं, -1, -2, -3, है ना। और डाउन स्ट्रीम में हम काउंट करते हैं +1, +2, +3, इस तरीके से। सो -10 साइट पे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज की और टाइट बाइंडिंग होती है और वो यहां से डीएनए को थोड़ा सा ओपन अप करता है, ठीक है। तो प्रमोटर साइड पे कौन बाइंड कर गया, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया, उसने उसको थोड़ा सा अनरैप किया। अब यहां पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। देखिए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में 3 स्टेप इन्वॉल्व है। पहली स्टेप कहलाती है इनिशिएशन, फिर कहलाती है इलोंगेशन और फिर कहलाती है टर्मिनेशन। इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो अभी मैंने समझाया कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा, सिग्मा फैक्टर आएगा, सिग्मा फैक्टर बताएगा कि आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिकली कहां बाइंड करना है, बाइंडिंग होगी, थोड़ा सा अनरैप होगा, वो ओपन अप होगा और फिर उसके बाद उस डीएनए के सीक्वेंस से स्टार्ट कोडॉन, उसमें क्या होंगे, ट्रिपलेट 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 ट्रिपलेट, न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट होंगे। एक ट्रिपलेट क्या करेगा, हालांकि ये तो अभी आगे उसमें देखोगे कई सारे ट्रिपलेट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। ये आप इसको प्रोटीन सिंथेसिस में देखोगे, यहाँ पे ट्रिपलेट ट्रिपलेट बोलो या फिर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलो। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या चलता है, कोडॉन, यहाँ पे क्या चलता है, ध्यान से समझो, यहाँ पे चलता है कि न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लीमेंट्री होना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चलती है। बस यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि डीएनए है तो डीएनए में अगर जी है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री तो सी हो जाएगा, मगर ए है तो ए की जगह टी ना होकर यूरेसिल लगेगा, यू लगेगा। याद करो आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। तो यहां पे एक्चुअली चलेगी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जो ट्रिपलेट का कंसेप्ट आएगा वो अभी हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, समझाऊंगा उसको भी अभी आगे आने वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहां पे क्या चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मगर कॉम्प्लीमेंट्रिटी में अभी आप यहां पे क्या देख रहे हो, जी का तो सी आ रहा है बट ए की जगह क्या आएगा, यू आएगा। अगर टी है तो टी की जगह क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और एक बार जब अराउंड 7 से 8 या 9 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक आरएनए बन जाएगा, फिर प्रोसेस कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, गुड गुड गुड। तो इस तरीके से इनिशिएशन हुआ और इलोंगेशन में आप क्या देखते हो कि एक छोटा सा एमआरएनए बना और वो आरएनए इस पॉलीमरेज से बाहर निकला और फिर प्रोसेस पूरी स्टार्ट हो जाती है। फिर इलोंगेशन की प्रोसेस काम करती है। याद रखना इलोंगेशन किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। यहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके जो स्ट्रैंड है, एक को कहते हैं कोडिंग स्टैंड और एक को बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, राइट। कोडिंग वाला स्टैंड जो होगा वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री शो करेगा किसके, आरएनए के साथ। और जो टेम्पलेट है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसके अगेंस्ट आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहे हो, राइट। तो टेम्पलेट हो गया, कोडिंग स्टैंड हो गया। हमेशा याद रखना कि जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट कोई नॉन कोडिंग भी बोल रहे हैं, उससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, मगर जो एमआरएनए बन रहा है, जो आरएनए बन रहा है, वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, उसका सीक्वेंस मैच किसके साथ कर रहा होगा, कोडिंग के साथ। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बट अगर आपने सही से समझा हुआ है और यहाँ पे सही से समझ रहे हो तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर और हो जाओगे, ठीक है। तो ओके, अब आगे बात करते हैं कि इलोंगेशन की प्रोसेस हुई। इलोंगेशन की प्रोसेस फाइनली वो कहां पे आ जाएगी, एंड वाले पार्ट पे आ जाएगी, टर्मिनेशन वाले पार्ट पे आ जाएगी। टर्मिनेशन पार्ट पे आप क्या देखते हो, एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड रो फैक्टर। तो रो डिपेंडेंट यहां पे क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। क्लियर है। सो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस काम करती है। अभी हम देखेंगे ट्रांसलेशन में क्या होता है। ट्रांसलेशन में आप क्या देखोगे, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। जब आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था तो वहां पे आपने समझा भी था कि डीएनए से डीएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना ये ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन साइट। टर्मिनेशन कैसे हो रहा है, रो डिपेंडेंट, एक प्रोटीन है रो जो फाइनली उसको टर्मिनेट करा देती है प्रोसेस को। इज इट क्लियर। सो दिस वाज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन पार्ट। अब देखो जो एमआरएनए बन के आपके सामने आया, इस एमआरएनए को हम बोलते हैं प्री एमआरएनए। क्या आप इसको मैच्योर एमआरएनए बोलोगे, नहीं बोल सकते। इसको आप बोलोगे हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए, क्योंकि अभी ये इमैच्योर है। और फिर इसको मैच्योर जब करोगे तो आप बोलोगे एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए। आप क्या बोलोगे उसको, फिर मैच्योर एमआरएनए। यहां पे एक इवेंट इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। इसमें आप क्या देखोगे, 5 प्राइम पे एक कैप ऐड करते हैं, राइट, कैपिंग होती है। फिर 3 प्राइम पे आप क्या करते हो, पॉली एडेनाइलेशन करते हो दैट इज कॉल्ड पॉली ए टेल। और बीच बीच में कुछ इवेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग।
स्प्लाइसिंग में क्या देखते हो कि इसमें आपको एक्सॉन इंट्रॉन की कंडीशन मिलेगी, राइट। एक्सॉन इंट्रॉन में आप क्या देखते हो, जो एक्सॉन है वो तो काम के हैं, मगर इंट्रॉन जो है उनको रिमूव किया जाता है, तो इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, इंट्रॉन रिमूवल होता है। और इंट्रॉन जब रिमूव हो जाते हैं, एक्सॉन कंबाइन हो जाते हैं और लाइगेशन की प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व होती है उनको जोड़ने में, और फाइनली जब वो इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, फाइनली जो एमआरएनए बन के आता है सामने, दैट इज कॉल्ड मैच्योर एमआरएनए। अच्छा, एक बात और याद रखो कि ये मैच्योरेशन के इवेंट प्रोकैरियोट में परफॉर्म नहीं होते, राइट। मैच्योरेशन के इवेंट वहां पे कंपैरेटिवली कम होते हैं, वहां पे ये इंट्रॉन रिमूवल की प्रोसेस नहीं होती, ये यूकैरियोट में ही होती है। आया समझ में ये बात? ओके। अच्छा, एक प्रोकैरियोट यूकैरियोट के रेस्पेक्ट में फाइनली एक बात और ये समझो कि जो सिस्ट्रॉन होता है, सिस्ट्रॉन मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिससे एमआरएनए बन रहा है, तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। इस बात को समझिए क्या होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब जैसा यूकैरियोट में मिलता है कि एक जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उससे एक एमआरएनए बनेगा और वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बना रही होगी, मगर आप देखोगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन कहां पे, प्रोकैरियोट के केस में, जहां पे एक एमआरएनए, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, उससे बना तो एक एमआरएनए, मगर उस एक एमआरएनए में भी कई सारी अदर प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि आप लैकोपेरोन में पढ़ोगे, जब लैकोपेरोन में आप देखोगे, मैं बोलूंगा देखो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, क्योंकि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बना रहा है, परमिएज भी बना रहा है, राइट। तो वो अलग अलग प्रोटीन को बना पा रहा है एक ही सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक की कंडीशन होगी। इज इट क्लियर? तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी समझा आपने, और यहां पे मॉडिफिकेशन की बात की, और फाइनली आपने देखा कि प्री एमआरएनए एचएन हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए से कैसे मैच्योर एमआरएनए बन चुका है, मैच्योर एमआरएनए बन गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, जेनेटिक कोड की। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, यहां पे समझिए जेनेटिक कोड में क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो डीएनए से आरएनए में आई है, अब आरएनए से इस इंफॉर्मेशन को पॉलीपेप्टाइड में डिकोड कर देना, राइट। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली ट्रांसलेशन, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन जो डीएनए से आरएनए में आई, अब आरएनए में क्या काम करेंगे, कोडॉन काम करेंगे, और वो कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, राइट। यहां पे कोडॉन एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मेंशन किया, हालांकि उनको बायोलॉजी की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने यहां पे हेल्प किया इस बात को समझने में कि देखो भाई, तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारे पास अमाइनो एसिड कितने हैं, 20, राइट, और तुम्हारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो कितने हैं, 4, राइट। यहां पे लॉजिकल बात आएगी सामने निकल के, ठीक है। उन्होंने बोला देखो, अगर एक नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड को कोड करे तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई, 4 ही अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं, मगर आपके पास तो प्रोटीन में 20 होते हैं। अगर 2 कोड करे, एक नाइट्रोजनस बेस 2 को कोड करे तो क्या होगा, 4 की पावर 2, राइट, या सॉरी 4 इंटू 4, मतलब 4 इंटू 4 कितने हो गए, 16। बट जब आप ऐसे मेंशन करो कि तीन एक साथ मिलके, 3 नाइट्रोजनस बेस एक साथ मिलके एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो इससे जो कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो कितने होंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64। देखो, इससे पिछली वाली वैल्यू पे 2 अगर नाइट्रोजनस बेस मिलके एक अमीनो एसिड सीक्वेंस को बना, एक अमीनो एसिड को बना रहे हैं, राइट, तो उसमें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 16, राइट। बट जब 3 मिलके बनाएंगे तो कितने पॉसिबल है, 64। समझो इस बात को, और इसको आप एक बॉक्स के पैटर्न में बनाते भी हो, जहां पे आप यूसीएजी एक साइड में लिखते हो, यूसीएजी एक साइड में लिखते हो, और फिर यूसीएजी 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 यूसीएजी, आ रहा है समझ में, और फिर यहां पे कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे होते हो। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन आपके सामने क्रिएट होके आते हैं दोस्तों, वो कितने आते हैं, 64 कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, कोडॉन रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। कोडॉन आप मेंशन कर सकते हो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, 3 नाइट्रोजनस बेस का क्या है, सीक्वेंस है, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, राइट। और ये आपको आरएनए में मिलेगा, और ये कोडॉन आपको मदद करेंगे इस इंफॉर्मेशन को जो आरएनए में है, इसको कन्वर्ट करने में, डिकोड करने में इनटू प्रोटीन। आया समझ में, आ रहा होगा समझ में, ओके। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए इस चीज को कि मान लीजिए ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, राइट, यहां पे 3 ग्लाइसिन एक साथ है और ये कोडॉन की तरह काम कर रहा है, सॉरी जी 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 ग्वाइनिन ग्वाइनिन ग्वाइनिन, राइट। 3 नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ग्वाइनिन ग्वाइनिन ग्वाइनिन। अब ये जिस अमाइनो एसिड को कोड करवाएगा दैट इज ग्लाइसिन। आ रहा है समझ में,
यस। सो अब आप यहां पे ये समझ रहे हो कि एक ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हम पॉसिबल मेंशन कर सकते हैं, हम मेंशन कर सकते हैं 64। गुड। अब हम कुछ फीचर की बात करते हैं कोडॉन की। पहला फीचर तो ये हो गया कि 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। दूसरा फीचर याद रखिए कि ये यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। यूनिवर्सल नेचर से क्या समझ में आ रहा है आपको? यूनिवर्सल नेचर से समझ में आ रहा है कि आप चाहे प्रोकैरियोट की बात करो, चाहे लोअर यूकैरियोट की बात करो, चाहे हायर यूकैरियोट मैमल्स की बात करो, अगर कोई जो ट्रिपलेट है वो ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, वो अगर मैमल्स में, सॉरी, ग्वाइनिन ग्वाइनिन ग्वाइनिन, अगर वो मैमल में ग्लाइसिन को कोड कर रहा है तो वो प्रोकैरियोट में भी ग्लाइसिन को ही कोड करेगा। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल नेचर ऑफ कोडॉन। आया समझ में? ये क्या कहला रहा है? यूनिवर्सल नेचर कहला रहा है। ओके, नेक्स्ट और भी फीचर यहां पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। आपने एक कंडीशन देखी होगी कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कई सारे कोडॉन इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल के साथ समझो कि जी जी जी, ग्वाइनिन ग्वाइनिन ग्वाइनिन, ये भी ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। जी जी ए, ये भी ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। जी जी सी, ये भी ग्वाइनिन को कोड कर रहा है। जी जी यू, ये भी ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। समझ पा रहे हो चीजों को? तो यहां पे मोर देन वन, यहां पे क्या हो रहा है कि मोर देन वन जो कोडॉन है वो किसको कोड कर रहे हैं? मोर देन वन कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड माय डियर फ्रेंड डीजेनरेसी नेचर ऑफ कोडॉन, कि भाई मोर देन वन कोडॉन कैन कोड वन अमाइनो एसिड। इसको क्या बोल रहे हैं? डीजेनरेसी नेचर ऑफ कोडॉन। क्लियर है? ओके, बट ये अनएम्बिगुअस एक पॉइंट और भी आता है कि ये नो डाउट कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन वन कोडॉन इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट? बट यहां पे एक चीज और समझिए कि जो एक कोडॉन है वो मगर फिक्स है। कई सारे कोडॉन एक अमीनो एसिड को बनाएंगे, यस सही है, बना सकते हैं, मगर जो एक कोडॉन है वो फिक्स है। वो हमेशा अगर ग्लाइसिन को बना रहा है तो ग्लाइसिन को ही बनाएगा। समझ रहे हो? दिस इज फिक्स, कि अगर वो ग्लाइसिन को बना रहा है तो ग्लाइसिन को ही बनाएगा, एंड दिस इज फिक्स। ऐसा नहीं है कि आज वो ग्लाइसिन बना रहा है कल कुछ और बनाए, नहीं। ठीक है, ओके। एक स्पेसिफिक टाइप के कोडॉन कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडॉन। आपने सुना होगा नॉनसेंस कोडॉन को। नॉनसेंस कोडॉन वो कोडॉन जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे। सोच के देखो कौन होगा। यू हैव 3 सेकेंड, सोच के देखिए नॉनसेंस कोडॉन कौन होगा। ओके, सो नॉनसेंस कोडॉन होंगे आपके स्टॉप कोडॉन, क्योंकि वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, राइट? आपने सुना होगा, देखो एक ट्रिक भी बता रहा हूं यहां पे याद रखने के लिए। 3 कोडॉन है जिनको हम स्टॉप कोडॉन की कैटेगरी में रखते हैं, नॉनसेंस कोडॉन की कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन से? उआ, क्या बोला? उआ, UAA, उआ, उगा, UGA, उगा, उआग, UAG, उआ, उगा, उआग। कैसे इनको बोलते हैं? ओछर, ओपल, अंबल। ओछर, ओपल, अंबल। जैसे ट्रिक याद कराइए, एक बार याद कर लो। उआ, ओछर, उगा, ओपल, उआग, अंबर, ऐसे करके याद कर लो। ये इनके नाम के साथ मैंने बता दिया। सो दीज आर नॉनसेंस कोडॉन। सो दिस इज अबाउट जेनेटिक कोडॉन। जेनेटिक कोडॉन अगेन समझ लिए, ये ट्रिपलेट होते हैं, ये कोडॉन के फॉर्म में होते हैं, जो एमआरएनए में इंफॉर्मेशन डीएनए से आई है उसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। उसी को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बोबल हाइपोथेसिस। बोबल हाइपोथेसिस समझिए यहां पे अभी। बोबल हाइपोथेसिस क्या कहती है? बोबल हाइपोथेसिस कहती है कि जब आप इन कोडॉन से जब एंटी कोडॉन मैच करवा रहे होगे, जब आप इन कोडॉन से एंटी कोडॉन मैच करवाओगे तो आप क्या देखोगे कि जो टीआरएनए होगा, टीआरएनए आके इन पे मैच करेगा, तो टीआरएनए इन कोडॉन के पहले और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को तो बहुत टाइटली रिकॉग्नाइज करेगा, बहुत एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करेगा, बट जो थर्ड वन, जो तीसरा वाला न्यूक्लियोटाइड होगा ना बेटा, उसको वो बहुत ही लूजली रिकॉग्नाइज करेगा, राइट? इसीलिए आप क्या देखते हो कि टीआरएनए के नंबर कम है और कोडॉन के नंबर ज्यादा है, स्टिल ये प्रोसेस मैच होती है। दिस इज एक्चुअली बोबल हाइपोथेसिस। ध्यान से समझिए क्या होता है यहां पे कि पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है
और जो एंटीकोडॉन आर्म पे पहला जो उसका जो रिकॉग्नाइज कर रहा है उस पहले वाले न्यूक्लियोटाइड को कोडॉन में, फिर दूसरे को जो रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये तो परफेक्टली मैच होने चाहिए, तीसरा वाला थोड़ा सा लूजली मैच होता है। अगर ये चेंज भी हो रहा है तब भी टीआरएनए उसको रिकॉग्नाइज, तब भी उसको लूजली रिकॉग्नाइज करके फिर भी वो अमीनो एसिड को कोड करा देगा। एंड दिस इज बोबल हाइपोथेसिस एंड बोबल पोजीशन, इसको हम बोबल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटेशन की, कि ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस में अगर कहीं पे भी न्यूक्लियोटाइड, जब डीएनए से डीएनए बन रहा था, उस प्रोसेस में अगर कहीं पे भी जो सीक्वेंस है, नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चल रही होती है, अगर उस प्रोसेस में कहीं पे भी न्यूक्लियोटाइड मिस हो जाता या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता या अल्टर हो जाता, चेंज हो जाता, दैट प्रोसेस कॉल्ड म्यूटेशन। एंड कीप इन माइंड, म्यूटेशन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। अगर स्पीसीज एक स्पीसीज दूसरे से बदली है, कहीं ना कहीं वहां पे हुआ म्यूटेशन ही है। इन द एंड कोर में जाओगे तो पता चलेगा कि वहां पे म्यूटेशन हुआ है। यस, इसीलिए एक स्टेटमेंट आता है, म्यूटेशन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसको बहुत डिटेल में आप जब क्लासरूम प्रोग्राम पढ़ोगे वहां पे जरूर समझोगे। ओके, तो म्यूटेशन में समझिए, एक होती है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या है कि आपके पास ए था तो ए की जगह आपने सी कर दिया, सी की जगह जी कर दिया। एक तो ये होती है पॉइंट म्यूटेशन, इसमें भी ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन के केस आते हैं, राइट। एक होती है क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, आपका पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाए। नाम समझो, नाम में ही काफी सारी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। पॉइंट म्यूटेशन बस उसी पॉइंट पे चेंज आया है, पूरे फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं आई। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो कैसे सकता है कि मान लो आपके पास एक सीक्वेंस था, आपने बीच में से एक सीक्वेंस हटा ही दिया तो फिर पूरा वाला इधर शिफ्ट हुआ, तो वो कोडॉन का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया कि नहीं हुआ? यस, हो गया। तो अगर आप एडिशन या कोई अमीनो एसिड का एक बेस पेयर ऐड कर दो डीएनए में, एडिशन हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए, उससे क्रिएट क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। क्लियर है? पॉइंट म्यूटेशन उसी पॉइंट पे वो चेंज हो जाए, अल्टर हो जाए, मगर वो उसको हटा नहीं रहे, वहां पे ऐड नहीं कर रहे, वहां पे पॉइंट पे ऐड कर, वहां पे पॉइंट पे क्या कर रहे हो, उसको अल्टर कर दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, बदल दे रहे हो, राइट। दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। एक होती है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होगा, सोच के देखो। नॉनसेंस म्यूटेशन में ऐसे समझ के देखो कि आपने अभी नॉनसेंस कोडॉन भी पढ़े थे, स्टॉप कोडॉन को आप नॉनसेंस बोल रहे थे। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, राइट, कोई सीक्वेंस है जो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई पॉइंट म्यूटेशन हो, चेंज हो, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, स्टॉप कोडॉन में, राइट, वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, स्टॉप कोडॉन में, राइट। सो दैट इज कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशन। एक होती है सेम सेंस, एक सेम सेंस होती है, एक मिस सेंस होती है। मिस सेंस में क्या है, कोई स्टॉप कोडॉन अगर किसमें कन्वर्ट हो जाए, नॉर्मल कोडॉन में, राइट, दैट इज मिस सेंस, राइट। एक होती है सेम सेंस। तीनों को एक बार ध्यान से समझो कि पहली वाली क्या बताई मैंने, पहली वाली क्या बताई, नॉनसेंस, जहां पे हमारा अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टॉप कोडॉन में। एक होती है सेम सेंस और एक होती है मिस सेंस। सेम सेंस में क्या हुआ, चेंज अगर हुआ भी तो वो अमीनो एसिड सेम ही कोड होगा। सेम सेंस नाम में ही क्या आ रहा है, अगर म्यूटेशन भी हुई तब भी वो सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे सेम सेंस। एक होती है मिस सेंस। मिस सेंस में क्या होगा कि स्टॉप कोडॉन था वो नॉर्मल उसमें आ गया, अमीनो एसिड कोडिंग उसमें आ गया, राइट, तो इसको हम बोलेंगे मिस सेंस। और पहली वाली क्या थी, नॉनसेंस, जहां पे नॉर्मल अमीनो एसिड कोडिंग जो कोडॉन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टॉप कोडॉन में, तो वो क्या होगी, नॉनसेंस। तो इस तरीके से म्यूटेशन के कई सारे टाइप है जिनको आप धीरे धीरे समझोगे। क्लियर है? अब हम इसके आगे बात करते हैं टीआरएनए की। टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो आरएनए है जो अमीनो एसिड को अपने एक 3 प्राइम एंड पे अटैच करा के, जिस प्रोसेस को चार्जिंग बोलते हैं, चार्ज होने पे एक पहले अनचार्ज होता है, जिसपे एक टीआरएनए जिसपे अमीनो एसिड नहीं कोड है, अटैच है, तो उसको हम बोलेंगे अनचार्ज, और उस पर जब अमीनो एसिड ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा चार्ज। अब ये जो टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए, इसके 3 प्राइम पे अमीनो एसिड कोड है, इसको अमीनो एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं, जिस आर्म पे ऐड है, और इसका जो शेप है वो कैसा होता है, क्लोवर शेप। क्लोवर मतलब लौंग के जैसा, है ना, घर में लौंग खाते हो ना, लौंग के जैसा इसका शेप होता है, राइट। तो इसके पास एक अमीनो एक्सेप्टर आर्म होती है जिसपे अमीनो एसिड अटैच है, और 2 साइड की आर्म होती है, को T5C आर्म बोलते हैं, राइट। और नीचे साइड में क्या होती है, एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म पे आपको एंटीकोडॉन मिलेंगे। एक कोडॉन होते हैं, कोडॉन के जस्ट अपोजिट जो उससे मैच करेंगे वो क्या होते हैं, एंटीकोडॉन। इसीलिए टीआरएनए को एडेप्टर
आरएनए भी बोलते हैं, क्योंकि ये अमाइनो एसिड को लेके आ रहा होता है और ये क्या करेगा, उन कोडॉन के अपोजिट आके बाइंड करेगा, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, अमाइनो एसिड को वहां पे छोड़ते हुए चला जाएगा। तो दिस इज अबाउट टीआरएनए। अब हम आ जाते हैं मेन प्रोसेस पे, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था, दैट इज ट्रांसलेशन, कि कैसे इस एमआरएनए से अब प्रोटीन बनेगी। क्योंकि हमने कोडॉन समझ लिया, टीआरएनए समझ लिया, एमआरएनए को बनते हुए देख लिया, यहां पे एक और इंफॉर्मेशन बाकी है, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए क्या करता है, आपने सब बहुत बचपन से पढ़ा होगा कि प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यही आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इस एमआरएनए से बाइंड करेगा, ऊपर से बाइंड करेगा, दो सब यूनिट होगी, एक नीचे से बाइंड करने वाली स्मॉल सब यूनिट, ऊपर से लार्ज सब यूनिट, और जब वो बाइंड कर जाएंगे, बाइंड करने के बाद यहां पे क्या होंगे, टीआरएनए आएंगे जो कोडॉन को मैच करते हुए सेट होंगे, और यहां पे वो अमाइनो एसिड को फ्री करते जाएंगे, और फिर वो अमाइनो एसिड के बीच में क्या होगी, पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप होगी, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी की वजह से। इसीलिए याद करो, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि उसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रॉपर्टी भी है। आरआरएनए ही है जिसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रॉपर्टी है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी है। आ रही बात समझ में? इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा आरआरएनए, राइट। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या देखोगे, अभी क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन की आपने बेसिक बेसिक जानकारी तो समझ ही ली। देखो अभी मैंने काफी सारी चीजें यहां पे आपको एक्सप्लेन भी कर दी है ना, एमआरएनए के केस में, आरआरएनए के केस में, टीआरएनए के केस में, बस इसी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करो, ट्रांसलेशन कंप्लीट। देखो ट्रांसलेशन में होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। स्टार्टिंग से ही हम ये बात तो सुनते ही जा रहे हैं कि एमआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस बनेगा, दैट इज माय डियर फ्रेंड ट्रांसलेशन, राइट। वही क्या है, ट्रांसलेशन है। अब इस ट्रांसलेशन के इवेंट में समझिए होता क्या है। अब जो एमआरएनए आपके पास बन के आया, क्या पूरे के पूरे एमआरएनए पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड है सबको कोडॉन बोलोगे? क्या पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड से ही प्रोटीन का सीक्वेंस बनता है? नहीं, यहां पे एक स्टार्ट पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एयूजी, स्टार्ट कोडॉन, है ना। एयूजी का मतलब अगस्त नहीं है, अगस्त के महीने के लिए एयूजी लिखते हैं, नहीं 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 नहीं, यहां पे एयूजी का मतलब है स्टार्ट कोडॉन। वो क्या है, स्टार्ट कोडॉन। और अब उस स्टार्ट कोडॉन से क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगी। स्टार्ट कोडॉन से पहले जो अमाइनो एसिड बनेगा वो मेथियोनिन नॉर्मली बनता है। आ रही बात समझे? इस स्टार्ट कोडॉन से पहले वाला जितना भी पार्ट होगा, दैट पार्ट कंसीडर एज 5 प्राइम यूटीआर, अनट्रांसक्राइब रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, उसको वो रीजन जो ट्रांसलेट नहीं होने वाला। 3 प्राइम से आगे वाला 3 प्राइम अनट्रांसलेट रीजन, वो अब ट्रांसलेट नहीं होगा, कि 3 प्राइम पे एक पार्ट लास्ट एंड होगा जिसको हम बोलेंगे स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन के बाद वाला जो होगा वो 3 प्राइम यूटीआर, स्टार्ट कोडॉन से पहले वाला 5 प्राइम यूटीआर। तो क्या पूरा एमआरएनए से पूरे प्रोटीन बनती है? नहीं। प्रोटीन किससे बनेगी, स्टार्ट कोडॉन से लेके स्टॉप कोडॉन से जस्ट पिछले आगे वाला जो कोडॉन होगा उससे। याद रखना, स्टॉप कोडॉन से कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं होता। तो अगर आपसे बोला जाए इन एमआरएनए, एक एमआरएनए में कितने 40 कोडॉन है, तो उससे कितने अमीनो एसिड की पेप्टाइड बनेगी, तो आप बोलोगे 39। क्यों? क्योंकि काउंट तो कर रहे हो 40 कोडॉन, मगर लास्ट कोडॉन क्या है, स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। तो 40 कोडॉन से बनने वाली पेप्टाइड क्या कितने अमीनो एसिड की होगी, 39 अमीनो एसिड। इज इट क्लियर? ओके, अब समझिए होता क्या है। मैंने अभी आपको समझाया है कि जो टीआरएनए होगा वो अनचार्ज होता है, जब अमीनो एसिड ऐड हो जाएगा तो वो चार्ज हो जाएगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है, एटीपी यूटिलाइज होते हैं, राइट। ओके, चार्ज टीआरएनए आ गया हमारे पास, एमआरएनए है ही हमारे पास। राइबोसोम की 2 अलग अलग सब यूनिट होगी, स्मॉल और लार्ज। जब वो इनएक्टिव होते हैं, जब वो एमआरएनए से नहीं बाइंड होते, तो स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट अलग अलग होती है। एमआरएनए से आके स्पेसिफिक सीक्वेंस पे आके कौन बाइंड करता है, पहले स्मॉल सब यूनिट, राइट। स्मॉल सब यूनिट बाइंड करेगी और वो फाइंड आउट कर लेगी स्टार्ट कोडॉन कहां है, फिर लार्ज सब यूनिट आके ऊपर से बाइंड कर जाएगी। ओके, स्टार्ट कोडॉन सेट हो गया। अब यहां पे आएगा टीआरएनए, जिसके पास अमीनो एसिड है, वो आके बाइंड कर जाएगा, राइट। टीआरएनए बाइंड करेगा, फिर लार्ज सब यूनिट के पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रॉपर्टी है, एक और टीआरएनए आके बाइंड करेगा। इस अमीनो एसिड से, इस अमीनो एसिड को उठा के, जो पहले वाले टीआरएनए पे था, इसको उठा के दूसरे वाले अमीनो एसिड पे, जो उसके आगे वाला टीआरएनए उस पे जो अमीनो एसिड है उसके पास लाके छोड़ेगा, और यहां पे एक बॉन्ड बनेगी, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये काम करा कौन रहा है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। किसके पास है ये एक्टिविटी, लार्ज सब यूनिट के बाद पास। और जैसे ही टीआरएनए से अमीनो एसिड हटा, ये वाला एग्जिट साइट के थ्रू आगे बढ़ जाएगा, राइट। एग्जिट साइट से वो आगे हो जाएगा। अब क्या होगा, ये राइबोसोम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, एक और टीआरएनए आके जुड़ेगा, 2 अमीनो एसिड की पेप्टाइड हो गई। अब ये 2 अमीनो एसिड एक्जैक्टली आगे वाली अमीनो एसिड पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ये वाला फिर पास हो जाएगा, और धीरे 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 क्या आप देखोगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी।
आपसे अगर ये पूछा जाए कि पहले, आपने सुना होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, पहले कौन सा टर्मिनल बाहर निकल के आता है राइबोसोम से? याद रखना, एन टर्मिनल बाहर आएगा। एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ सिंथेसिस होती है, राइट। एमआरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है? 5 प्राइम पहले बन के निकलता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। सो दिस इज हाउ प्रोटीन सिंथेसिस इज गोइंग टू अकर। आया समझ में? इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तीनों एमआरएनए मिल जाते हैं, तीनों आरएनए मिल जाते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, और प्रोसेस को कंप्लीट अप कराते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसके आगे जीन रेगुलेशन की, रेगुलेशन ऑफ जीन। यहां पे आप कंसेप्ट पढ़ोगे लैकोपेरॉन का, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो समझते हैं जीन रेगुलेशन के बारे में। देखिए, जीन रेगुलेशन, पहले तो एक बहुत छोटी सी बात समझिए, बहुत छोटी सी बात है, और बहुत ही 2 शब्दों में इसको कंप्लीट करता हूं कि जो जीन होते हैं, 2 टाइप के आपको जीन मिलेंगे। बहुत ही छोटी सी बात है, अभी से ध्यान में रखिएगा कि जीन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हाउस कीपिंग जीन, एक होते हैं स्मार्ट जीन। हाउस कीपिंग जीन जो हमारी बॉडी में ऑल द टाइम ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट हो रहे हैं, राइट। ऐसे समझ के देखो, जो घर में जिनकी जरूरत हमेशा पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, हेक्सोकाइनेज। हमारी बॉडी की हर सेल को हेक्सोकाइनेज की जरूरत होती है। हेक्सोकाइनेज वो एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस की पहली स्टेप पे काम करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। हमारी बॉडी की हर सेल को हर समय इसकी जरूरत पड़ती है, हेक्सोकाइनेज की। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? हाउस कीपिंग जीन का। एक होते हैं स्मार्ट जीन। स्मार्ट जीन मतलब जिनकी जब जरूरत होगी तो वो आएंगे, जब जरूरत नहीं है तो वो नहीं आएंगे। बस इतनी सी बात समझनी है। तो आपको रेगुलेट करने की किसको जरूरत है? जब आप जीन रेगुलेशन की बात करोगे तो किसको रेगुलेट करने की जरूरत है? हाउस कीपिंग वालों को या स्मार्ट जीन वालों को? स्मार्ट जीन को, क्योंकि इनकी जब जरूरत है तब इनको बुलाओगे, जब जरूरत नहीं है तुम नहीं बुलाओगे। छोटी सी बात समझ में आई? बस, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ओके, सो हम जो जीन रेगुलेशन की बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे जीन रेगुलेशन में? स्मार्ट जीन की। क्लियर है इतनी बात? ओके। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो जीन रेगुलेशन इन केस ऑफ इकोलाई और लैकोपेरॉन की बात की गई है। प्रोकैरियोट की बात हो रही है, यूकैरियोट की बात नहीं हो रही, और स्पेसिफिकली इकोलाई की बात हो रही है। जब भी आप जीन रेगुलेशन पढ़ोगे अभी या फिर कभी हायर एजुकेशन में, तो आप ये बात जरूर याद रखना कि आप प्रोकैरियोट में बात कर रहे हो, यूकैरियोट में, ओके, प्रोकैरियोट में बात कर रहे हो, प्रोकैरियोट में भी किस ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हो? इकोलाई में बात कर रहे हो, सबसिटिलिस में बात कर रहे हो, या किसी अदर बैक्टीरिया में बात कर रहे हो? तो आप बात कर रहे हो किसमें? इकोलाई में। ओके, ई कोलाई में भी किस पर्टिकुलर ओपेरॉन के रेस्पेक्ट में, किस पर्टिकुलर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो? लैक ओपेरॉन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, या ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, या फिर किसी अदर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, राइट? किसी पर्टिकुलर अदर ओपेरॉन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो यहां पे आप लैक ओपेरॉन के रेस्पेक्ट में बात करोगे, ठीक है। बहुत ही क्लियर कट यहां पे रहना है, आपको पता होना चाहिए आप बात किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। सो आप बात करोगे लैक ओपेरॉन के रेस्पेक्ट में इन केस ऑफ ई कोलाई। ओके ओके ओके, अब यहां पे समझिए ये एक इंड्यूसिबल सिस्टम होता है। लैक ओपेरॉन के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? इंड्यूसिबल सिस्टम है। पहले हम लैक ओपेरॉन को समझ लेते हैं। लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन एक रेगुलेशन की बेसिक यूनिट है। इसमें आपको कुछ कंसेप्ट, कुछ पार्ट मिलेंगे, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, राइट। लैक ओपेरॉन में आपको क्या मिलेगा? प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, राइट। क्या मिलेगा? प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन मिलेगा। लैक ओपेरॉन के केस में जो स्ट्रक्चरल जीन होगा, इसमें भी 3 पर्टिकुलर अलग अलग जीन मिलेंगे, 3 पर्टिकुलर अलग अलग पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले सीक्वेंस मिलेंगे। इसीलिए ये पॉलीसिस्ट्रोनिक का एग्जांपल है, मैंने आपको पहले भी बताया। पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसमें मोर देन 1 प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है। यहां पे ZYA के नाम से आपको मेंशन किया गया होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज। अलग अलग प्रोटीन को बनाने के लिए यहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया? ओपेरॉन में क्या है? प्रमोटर है, ऑपरेटर। देखो प्रमोटर पे तो बच्चा बच्चा जानता है, प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। ऑपरेटर पे अभी मैं बताऊंगा रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करती है, और स्ट्रक्चरल जीन है। इन तीनों से पहले एक और पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी पार्ट, रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? यहां पे रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, और रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड करती है ऑपरेटर से। याद रखना, घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ है ना, पानी वाला, तो आर मतलब रिप्रेसर, आर बाइंड कैसे करता है? जाके ओ से, ऑपरेटर से, ठीक है। छोटी छोटी बातें मैंने यहां समझा दी, बहुत क्रिस्टल क्लियर करके समझा रहा हूं। अब ध्यान रखो लैक्टोज के केस में होता क्या है।
आप दो तरीके से बात करो, आपके जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस लेके चल रहा हूं मैं, इसीलिए आपको कि इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होगा। ठीक है, समझिए, जब लैक्टोज एब्सेंट है तब की बात करते हैं। देखो, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो जो रेगुलेटरी जीन है वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगी और फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा क्योंकि रिप्रेसर इन्वॉल्व है। तो समझने की बात समझो कि जब लैक्टोज नहीं है तो क्या कोई जीन की क्या यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है? नहीं हो रहा, राइट? तो ट्रांसक्रिप्शन हो भी नहीं रहा। अब दूसरी तरफ देखो, जब लैक्टोज प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो थोड़ा बहुत सेल के अंदर आएगा, तो जो रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर बना, तो ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह काम करता है, वो एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो रिप्रेसर से आके बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर को ब्लॉक कर देगा। मतलब रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जब रिप्रेसर ऑपरेटर से नहीं बाइंड कर पाएगा तो प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। किसका सिंथेसिस होगी फिर? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। इसका ओवरऑल क्रस्ट भी समझो ऐसा हो क्यों रहा है। इतना तो समझ में आ गया कि जब लैक्टोज एब्सेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब ओवरऑल समझो ऐसा हो भी क्यों रहा है, क्योंकि देखो, जब तक लैक्टोज मान लो नहीं है तो जो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, ये लैक्टोज को ही ब्रेक करता है किसमें? ग्लूकोज वगैरह में, और फिर उसको एनर्जी मिल रही होती है। तो इसको पहले जरूरत क्यों नहीं थी? इसलिए जरूरत नहीं थी कि पहले डायरेक्टली ग्लूकोज था, ग्लूकोज ले रहा था वो बैक्टीरिया, अपनी एनर्जी यूज कर रहा था, एनर्जी बना रहा था अपने अंदर। बट जब मीडियम में उसको ग्लूकोज नहीं मिला, उसको मीडियम में लैक्टोज मिला, अब लैक्टोज को भी ब्रेक करके एनर्जी तो बना सकता है, मगर जब लैक्टोज होगा तब तो बनाएगा, हमेशा तो उसको जरूरत है ही नहीं लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने की। यही समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं, है ना? तो जब लैक्टोज मान लो नहीं है तो वो देखो प्रोसेस ऑफ है, और जब लैक्टोज है तो लैक्टोज अंदर आएगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो इसको ब्लॉक करके रखी थी पूरी प्रोसेस को, लैक्टोज आके इस रिप्रेसर को ब्लॉक करेगा और रिप्रेसर ब्लॉक हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा। ट्रांसक्रिप्शन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कराता है। परमीएज बनेगा, परमीएज क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके एक चैनल प्रोटीन होती है जो और एंट्री कराती है किसकी? लैक्टोज की अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके एक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम करता है और लैक्टोज की और जल्दी जल्दी अंदर एंट्री कराता है। ट्रांसस्टाइलेज इसका फंक्शन आपका उसमें आता है पैथोजन क्लियरेंस में, या फिर उसको सेल को प्रोटेक्ट करने में, एक बार को सेल के प्रोटेक्शन में, रॉस स्पीसीज के रिमूवल में इसका रोल आता है। क्लियर है? तो ये आपने क्या देखा? जीन रेगुलेशन इन केस ऑफ ई कोलाई, स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट के केस में। इतना ध्यान रखना है, जब लैक्टोज होता है तो क्या होता है, जब लैक्टोज नहीं होता तो क्या होता है। ठीक है, इसमें यहां पे आप बात करते हो एक पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन की, राइट? नेगेटिव रेगुलेशन में रिप्रेसर इन्वॉल्व होगा, जब रिप्रेसर इन्वॉल्व है नेगेटिव रेगुलेशन, जब रिप्रेसर इन्वॉल्व नहीं है और एक्टिवेटर इन्वॉल्व है तो पॉजिटिव रेगुलेशन। ये छोटी सी बात और याद रखना है, जब रिप्रेसर इन्वॉल्व है नेगेटिव रेगुलेशन, जब रिप्रेसर इन्वॉल्व नहीं है और एक्टिवेटर इन्वॉल्व है तो उस समय आप बोलते हो क्या? पॉजिटिव रेगुलेशन। ये अलग बात है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और यहां पे हमारा रेगुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। तो जब आप बात करते हो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कि लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1990 में। यस, 1990 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसको हमने मेगा प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में मेंशन किया, और ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था कि एक कंट्री इसको परफॉर्म कर पाती, कई सारी कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन के साथ, कई सारी कंट्रीज की मेजर यूनिवर्सिटीज के कंट्रीब्यूशन के साथ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। सो दिस वाज अ इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट। इसमें मेजर रोल परफॉर्म किया था किसने? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। इसी के साथ साथ कई और मेजर डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट का जो मेजर एम था, जो उद्देश्य था, वो था कंप्लीट, जैसा कि आपको नाम में ही समझ में आ रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कंप्लीट ह्यूमन के जीनोम को, जीनोम मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है, उसके पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना। यस, कि एक एक पोजीशन पे कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड है, कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच है, इस पूरे इंफॉर्मेशन को आपको फिजिकल फॉर्म में आइडेंटिफाई करना था। और यह पॉसिबल हो भी पाया जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से और उस समय की उभरती हुई टेक्निक की मदद से।
जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत कॉमन है कि आपके पास जो डीएनए था आपने उसकी पीसीआर करके कई सारी कॉपियां रख ली थी और उन कॉपियों को भेजा गया कि भाई इस कॉपी का सीक्वेंस आपको निकालना है, इस कॉपी का सीक्वेंस आपको निकालना है, इसको आपको निकालना है। और ये 13 साल का प्रोजेक्ट था, 13 साल में 13 ईयर, इट टेक 13 ईयर। अभी मैं साइलेंट फीचर की भी बात करूंगा, इसके क्या क्या फीचर है, राइट। 13 साल में ये चीज कंप्लीट हुई, एक एक न्यूक्लियोटाइड कैसे कैसे और किस पोजीशन पे अवेलेबल होगा। दिस वॉज द मेजर एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपने देखा। अभी हम इसके साइलेंट फीचर की बात करते हैं कि इसके और फीचर क्या कह रहे हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो पहले फीचर की अगर हम बात करें तो पहला फीचर आप ध्यान से समझिए कि ह्यूमन जीनोम में, अगर आप ह्यूमन के जीनोम को देखें तो उसमें जो बेस पेयर है वो कितने बेस पेयर हैं, 3164.7 मिलियन बेस पेयर। इतने बेस पेयर है। कितने बेस पेयर, 3164.7 इतने मिलियन बेस पेयर। सो बेस पेयर का नंबर देख पा रहे हो, मिलियन का मतलब 7 डिजिट में अपने आप वैल्यू चली गई। इधर कितना है, 3164.7 मिलियन। दिस इज द नंबर ऑफ बेस पेयर। इतने बेस पेयर का ह्यूमन का जीनोम है। समझ रहे हो इस बात को? ओके, इसी के आगे समझिए, अगर एक एवरेज जीन का साइज देखें तो 3000 बेस पेयर मिलके, या नाइट्रो, आप देखो डीएनए की बात करोगे तो बेस पेयर बोलते हो, आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड की बात करोगे तो न्यूक्लियोटाइड बोलोगे। याद रखना इस बात को भी। तो अगर आप एक जीन के एवरेज नंबर ऑफ बेस पेयर की बात करोगे तो 3000 बेस पेयर वहां पे इन्वॉल्व होंगे, राइट। और अगर हम किसी एक अनयूजुअल जीन भी है जिसका अगर आप साइज देखते हो तो 2.4 मिलियन है, डिस्ट्रोफिन के केस में अगर उसके जीन के लेंथ की बात करते हो तो आप देखते हो कि 2.4 मिलियन बेस पेयर, इतना बड़ा सीक्वेंस है, राइट। अगर आप काउंट करेंगे कितने जीन टोटल होते हैं, आप ऐसे देखो ना कि बेस पेयर कितने हैं, 3164.7 मिलियन, और इसमें नंबर ऑफ जीन कितने हैं, कितने टोटल ह्यूमन में जीन है, तो देयर आर अराउंड 30,000 टोटल जीन है, राइट। और 30,000 टोटल जीन में से करीब करीब 50% जीन का तो फंक्शन ही नोन नहीं है, राइट। ओके, और आप एक पॉइंट और समझिए इसमें कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन में 99.9% जो जीनोम है वो आइडेंटिकल है। आप बोलते हो सेम है, आइडेंटिकल वर्ड यूज करना सही नहीं है, सेम है। 99.9% जो जीनोम है वो सेम है। अंतर कितने में है, 0.01% में डिफरेंस है। ये बात कब पता चली, ये बात पता चली जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 साल के बाद जब कंप्लीट हुआ तो ये इंफॉर्मेशन सामने आई। अगले फीचर की बात करते हैं। तो लेस देन 2% जो जीनोम है ना वो प्रोटीन कोड कर रहा है। समझिए अगले फीचर को कि लेस देन 2% जीनोम जो है वो प्रोटीन कोड करता है, मतलब वो जीनोम की तरह, जीन की तरह काम कर रहा है, लेस देन 2%, राइट। और अगर आप मोस्ट ऑफ जीनोम को देखें तो वहां पे आपको रिपीटेड सीक्वेंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रिपीटेड सीक्वेंस, राइट। कि आपका एक जो सीक्वेंस है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेटिव सीक्वेंस। आपको मोस्ट ऑफ द डीएनए में क्या मिलेगा, रिपीटेड सीक्वेंस मिलेंगे। सो ये आप क्या बात कर रहे हो, ये साइलेंट फीचर जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद की इंफॉर्मेशन जो आपके सामने आई वो ये है, राइट। कि आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या मिल रहा है, रिपीटेड पार्ट मिल रहा है। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर, अच्छा एक प्रोसेस कहलाती है कैरियोटाइपिंग, आप आगे भी हो सकता है पढ़ोगे। कैरियोटाइपिंग में क्या करते हैं कि क्रोमोसोम को हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, आपसे अगर कोई पूछे सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है तो बोलना फर्स्ट क्रोमोसोम, उससे छोटा सेकंड, उससे छोटा थर्ड, उससे छोटा फोर्थ। तो इनको हमने साइज के ऑर्डर में ही अरेंज किया हुआ है। आ रहा है समझ में? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन किसमें प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 1 में। और सबसे कम नंबर ऑफ जीन आपको कहां मिलेंगे, क्रोमोसोम नंबर Y में, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है, राइट। सो इस इंफॉर्मेशन को भी आप अपने माइंड में रखिए। और साइंटिस्ट ने कुछ स्निप्स आइडेंटिफाई की आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। स्निप्स क्या होती है, वाटर स्निप्स। अराउंड 1.4 मिलियन साइंटिस्ट ने पोजीशन सर्च की जहां पे सिंगल पोजीशन पे चेंज देखने को मिल रहा है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसी पोजीशंस आइडेंटिफाई की जीनोम में जहां पे सिंगल पोजीशन पे चेंज मिल रहा है, पूरा सीक्वेंस सेम है बट वो सिंगल पोजीशन पे चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्निप। आया समझे? सो दिस इज अबाउट साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखें तो वाइड एरिया है जहां पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो इंफॉर्मेशन आई है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस की एक नई एरा क्रिएट हुई है। यस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो इसी सीक्वेंस से रिलेटेड कई सारे जो जीन है उनकी इंफॉर्मेशन को, किस जीन से क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके बारे में एनालाइज करते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटेशनल मैनर में कन्वर्ट करके, कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप करके उससे और बेटर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की वजह से ही ये संभवतः चीजें पॉसिबल हुई हैं। यस, राइट। इवन आप ये बात भी पता कर सकते हैं कि पूरा कंप्लीट जीनोम है मगर उसके कितने ट्रांसक्रिप्ट किस सेल में बन रहे हैं, किस ऑर्गन में कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, किस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम में ये चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं, किस पर्टिकुलर साइट पे, किस पर्टिकुलर सेल में, किस पर्टिकुलर टिश्यू में कौन सा ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस हो रहा है, इस बात की भी आप जानकारी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लगा सकते हैं। तो देयर इज ह्यूज एंड ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इवन कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारी ब्रांचेस बायोलॉजिकल साइंस की यहीं से क्रिएट भी हुई हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यहां पे हमने डिस्कशन किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अगला और लास्ट टॉपिक बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो जब आप बात करते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तो आपके माइंड में इमेज आती है कि हमारे हाथ में भी तो फिंगर्स हैं और इनके फिंगरप्रिंट होते हैं और हर पर्सन का फिंगरप्रिंट अलग होता है। क्या हम इससे आइडिया नहीं लगा सकते? नहीं भाई, इससे बहुत ज्यादा आप डीएनए का तो आइडिया नहीं लगा सकते। इसीलिए जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात होती है तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे अलग है। आप रिलेशन यस पता कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल समझिए कि एक फादर और मदर है, ठीक है, इनके बीच में, या फिर ऐसे समझिए कि सन और फादर के बीच में जो रिलेशन है इनका जीनोम कितना सेम होगा, सन और मदर का जो जीनोम है वो कितना सेम होगा, या दो भाई हैं, भाई भाई का जीनोम कितना सेम होगा, या फिर एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनका जीनोम कितना सेम होगा। इस बात का पता आप लगा सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। और आप बोलोगे कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, जो एक ही सेल के बाद में अलग अलग हो जाने से नए नए दो बच्चे बने, जिसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, एक ही जाइगोट से अलग अलग सेल सेपरेट हो गई थी और उनसे जो बेबी बने उनकी सेल तो एकदम आइडेंटिकल होंगी, तो उनका जीनोम काफी हद तक सेम होगा। समझ रहे हो इस बात को? अच्छा, जब भी आप इनको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो आप उस रीजन को आइडेंटिफाई करोगे जहां पे वेरिएबिलिटी मिलेगी। ऐसे समझ के देखो कि अगर मुझे पता करना है कि ये दोनों मेरे हाथ में मतलब हाथ अलग कैसे हैं, और मैं बोलूं कि ये वाले जो हाथ है, मेरे हाथ की ये 4 उंगलियां हैं, ये तो सेम है मेरी, राइट, ये 4 उंगलियां सेम है, तो मैं क्या इन सेम पोजीशन, सेम स्ट्रक्चर से डिफरेंस पता कर सकता हूं? नहीं, मेरे को पता होगा कि डिफरेंस मेरे इन अंगूठों में है, डिफरेंस मेरे इन अंगूठों में, तो मैं अंगूठों को क्या करूंगा, मैच करूंगा। अगर अंगूठे भी एक जैसे हैं तो हाँ, ये दोनों एक जैसी बॉडी रही होंगी। अगर अंगूठे अलग अलग है तो ये अलग अलग है। समझ पा रहे हो इस बात को? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में दो बेबी हैं, अगर दोनों का जीनोम आइडेंटिकल है तो यस, वो मोनोजाइगोटिक है, राइट। आपने अक्सर ये वाला केस सुना होगा कि एक पर्सन है जिसने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करके भाग गया, राइट। और जब वो मर्डर कर रहा था तो उसने अपना खून या बॉडी का कुछ टिश्यू वगैरह वहां पे, उसके अगर लड़ाई में हो सकता है उसका भी गिरा हो, तो आपने अक्सर देखा होगा जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, याद करो सीआईडी में जो वो एक लेडी रहती थी, वो जाके सैंपल कलेक्ट करती थी, फिर वो उसमें फॉरेंसिक लैब में लाके देती थी, और वो उसको बताता भी था कि सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ वाली बात थी, यहाँ पे जो मेरे को डीएनए मिला वो काफी हद तक मैच कर रहा है, जिस हमको सस्पेक्ट पे, हमको जिस पे लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, उसी से मैच भी कर रहा है। प्रोसेस समझो क्या है कि अगर मान लो किसी पर्सन ने किसी को डैमेज किया और डैमेज करके वो भाग गया, मगर डैमेज करते समय उसकी बॉडी का भी कुछ ब्लड वहां गिरा हो, तो हमने उसको क्या कलेक्ट किया और हम लैब में लेके आए। लैब में लेके आने के बाद हमने उसके डीएनए को सीक्वेंस किया, तो हम क्या उस 99.9% पार्ट को देखेंगे जो सब में सेम होता है? नहीं, हम उस डिफरेंट वाले पार्ट को देखेंगे, राइट, डिफरेंट वाले पार्ट को देखेंगे जहां पे डिफरेंस है। और आप समझिए एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड रिपीटेटिव सीक्वेंस। रिपीटेटिव सीक्वेंस में जो रिपीटिशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हमने जिस पे सस्पेक्ट है, जो सस्पेक्ट है, अगर उसका ही जो ब्लड वहां पे साइट ऑफ एक्शन पे, जहां पे वो एक्शन प्ले हुआ है, जहां पे जो डैमेज हुआ है, वहां से जो मिले हुए डीएनए के साथ मैच कर रहा होगा, तो हम समझ जाएंगे ये सस्पेक्ट हमारा यही है।
ये तो मैंने कहानी के तौर पे बताया। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट स्टेटमेंट की, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कट इंफॉर्मेशन की। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। रिपीटेटिव सीक्वेंस, इसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते हैं। पर्सन टू पर्सन रिपीटेटिव सीक्वेंस वेरी करते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वीएनटीआर। तो वीएनटीआर जो होते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, इनका जो नंबर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर वीएनटीआर, यहां पे जो वीएनटीआर है वो इस पर्सन के, ऑब्वियसली बात है, अगर एक पर्सन उसकी सेल में होंगे, कोई भी सेल होगी, उसके वीएनटीआर तो उसके वीएनटीआर से मैच कर रहे होंगे, मगर उसके वीएनटीआर दूसरे पर्सन के वीएनटीआर से तो मैच नहीं कर रहे होंगे, राइट? तो इस कंसेप्ट को यूटिलाइज किया जाता है। क्या यूज करते हैं यहां पे? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट यूज कर रहे होते हैं, जो कि स्पेसिफिक डीएनए का पार्ट है, राइट? वहां पे जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो ऑब्वियस सी बात है पर्सन की सेल्स में तो सेम ही होंगे वो वीएनटीआर, मगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब मैच करोगे तो वहां पे वो वीएनटीआर डिफरेंस शो कर रहे होंगे। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। आया समझ में? जो साइंटिस्ट थे एलिस जेफरी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट को, कंसेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आगे बात करते हैं कि ये जो वीएनटीआर है, वीएनटीआर शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जो मैं अभी समझा भी रहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म बोले तो कि इनके जो नंबर हैं वो डिफरेंट होंगे, राइट? इन्हीं को सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। तो नंबर जब डिफरेंट होंगे तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम मैच करके देख लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जहां पे आप एक पर्सन के जीनोम को मैच करके, उसके कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को मैच करके, आप सस्पेक्ट पर्सन से मैच करके फाइंड आउट कर सकते हो कि यही वो पर्सन था जो साइट ऑफ डैमेज पे, साइट ऑफ एक्शन पे अवेलेबल था, या फिर ये नहीं था। अगर मैच कर रहे हैं वीएनटीआर तो यस, नहीं है तो नहीं। अगर दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो उनके तो ऑब्वियस सी बात है वो सीक्वेंस ऑब्वियस सी बात है मैच कर ही रहे होंगे। अगर फादर है तो फादर से कुछ नंबर तो मैच कर ही रहे होंगे, कुछ तो एग्जैक्ट मैच कर रहे होंगे, कुछ क्या मैक्सिमम मैच कर रहे होंगे। 100% मैच नहीं करेंगे बट मैक्सिमम मैच करेंगे। मदर से ऑब्वियस सी बात है मदर से मैच करेंगे कुछ नंबर में, राइट? सो दिस इज हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज। तो इस पूरे चैप्टर में आपने काफी हद तक चीजें काफी कवर की होंगी। मैंने फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक एक छोटी छोटी चीज आपको एक्सप्लेन की हुई है। हमने स्टार्ट किया था विद द न्यूक्लियोटाइड, डीएनए से, जीनोम से हमने स्टार्ट किया था, बेसिकली डीएनए से स्टार्ट किया था चीजों को। वहां पे समझा हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को, समझा हमने वहां पे कुछ और बेसिक चीजों को समझा। देन हमने डिस्कस किया रेप्लिकेशन की प्रोसेस को। रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बाद हमने मेजरली कुछ और बीच में सम स्पेसिफिक पॉइंट्स को डिस्कस किया। देन हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को डिस्कस किया। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने बीच में जेनेटिक कोड म्यूटेशंस की बात की, टीआरएनए की बात की। फिर हमने ट्रांसलेशन के इवेंट को डिस्कस किया। ट्रांसलेशन के बाद हमने फिर अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और फाइनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। काफ़ी बड़ा चैप्टर रहा, काफ़ी लंबी ये ऑडियो हमारी रही आज की, बट मुझे उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए इस पॉडकास्ट सीरीज को। आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और अच्छे मन से तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम की, राइट? याद रखिए आपका एम क्या है। आपका एम है कि प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हुए मेडिकल कॉलेज में अपनी जगह प्राप्त करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। इस बात को कभी मत भूलना, ठीक है? मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।